महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पुणे को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का हुआ शिलान्यास और लोकार्पण। मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूरे हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन पर मेट्रो ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। गरीबों को दिए घर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन। पीएम मोदी का कर्नाटक और राजस्थान सरकार पर करारा वार। कहा, जिस तरह की घोषणाएं करके वहां सरकारें बनी, अब कम समय में ही उसके दुष्परिणाम देख रहा है देश। इन राज्यों में बढ़ रहा है कर्ज, नहीं है विकास के लिए पैसे, निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करने का नुकसान पूरे राज्य को। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सम्मान को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में किया समर्पित। पुरस्कार राशि नमामि गंगे को दी। कहा, सम्मान ने बढ़ाया दायित्व, देश की करता रहूंगा अनवरत सेवा। दगड़ू सेठ मंदिर में की पूजा अर्चना। संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा रहा जारी। बार बार बाधित हुई कार्रवाई। हंगामे के बीच ही दोनों सदनों में चला विधायी कामकाज। राज्यसभा से मध्यस्थता, सहकारिता और जैव विविधता से जुड़ा विधेयक पास। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। कांग्रेस समेत कई दलों ने किया विरोध। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संविधान ने सदन को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की दी है शक्ति। कोर्ट ने भी स्थिति कर दी है साफ। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिला अपराध समेत तमाम मसलों पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में किया महाघेराव। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। बीजेपी ने कहा, लाल डायरी पर जवाब दें गहलोत। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद शांति के प्रयास। सीएम मनोहर लाल ने बैठक कर ली हालात की समीक्षा। जनता से शांति बनाए रखने की अपील। घटना के पीछे बड़ी साजिश का जताया संदेह। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात। जीएसटी कलेक्शन में इजाफा जारी। जुलाई में जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़कर हुआ 1,65,000 करोड़ रुपए। पिछले साल के जुलाई के मुकाबले 11% का इजाफा। जीएसटी की शुरुआत के बाद से 5वीं बार सकल जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुणे में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार को प्राप्त कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी थी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एक बड़ा दायित्व ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक और प्रेरणा है। देशवासियों को ये सम्मान समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुरस्कार राशि भी नमामि गंगे परियोजना को सौंपने की घोषणा की। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने यह सम्मान गठित किया था। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए असाधारण कार्य किया हो। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा।
जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। पुणे में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार लोकमान्य से प्रेरित होकर व्यक्ति निर्माण, व्यवस्था निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। उन्होंने लोकमान्य तिलक की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सांस्कृतिक विकास की दिशा में अतुलनीय योगदान को नमन किया। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। अहमदाबाद से जुड़ा एक तिलक और सरदार पटेल से जुड़ा एक किस्सा भी प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद स्थित विक्टोरिया गार्डन को 1897 में अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन सरदार पटेल की दृढ़ निश्चय की वजह से साल 1929 में तिलक की प्रतिमा वहां स्थापित हुई। ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दगड़ू सेठ हलवाई गणेश का विधि विधान पूर्वक पूजा और अर्चना की। ये मंदिर 1893 में शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी दगड़ू सेठ द्वारा बनवाया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणित उत्सव की शुरुआत भी इसी मंदिर से की थी। यहाँ गणेश की प्रतिमा 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है। योगेश शीतल और शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने पुणे मेट्रो के पूर्ण खंडों के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मेट्रो सुविधा को जनता को समर्पित किया। उन्होंने पहले चरण के 2 गलियारों के पूरे हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाई। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा कि देश के शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक यातायात को आधुनिक बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन आज इसका काफी विस्तार हो चुका है। साल 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था। इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था। अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए
काम भी चल रहा है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है। पीएम मोदी ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कर्नाटक में लोक लुभावन योजनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है। ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। प्रधानमंत्री ने पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 प्रधानमंत्री आवास योजना घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखी। उन्होंने सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घरों को सुपुर्द किया। उन्होंने पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना घरों को भी लाभार्थियों को सौंपा। ब्यूरो इनपुट के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक तरफ विपक्ष का मानसून सत्र में हंगामा और गतिरोध जारी है, तो वहीं सरकार जरूरी विधायी कार्यों को जारी रखे हुए है। दोनों सदनों में विपक्ष से विधेयकों पर चर्चा में शामिल होने की अपील की अनदेखी के बाद सरकार जरूरी विधेयकों को पास करा रही है। संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच सदन में विधायी कामकाज भी हो रहा है, तो वहीं राज्यसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में सवालों के जवाब भी दिए गए। लोकसभा में प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे के चलते थोड़ी देर ही चल पाया। वहीं उच्च सदन में सदस्यों के तमाम सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों की तरफ से दिए गए। दोपहर बाद लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन बिल 2023 पेश किया गया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के संसद से पास होने से जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार हो सकेगा। देश भर के लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जगह लेगा। वहीं राज्यसभा में भी दोपहर बाद विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद विधायी कामकाज आगे बढ़ा। सदन से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल पास किया गया। ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। जिस तरह से सहकारिता आगे बढ़ रहा है, अभी $5 ट्रिलियन की बात जो हुई थी, मैं कह सकता हूं कि हमने 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात तो की है, लेकिन ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बिना सहकारिता के पूरी नहीं हो सकती। राज्यसभा में चर्चा के बाद मध्यस्थता विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि विधेयक से विवाद की जगह समाधान को प्राथमिकता मिलेगी। मध्यस्थ एक तटस्थी पक्ष, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, इसमें हम मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग का भाव भी ला रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, तो ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है। कम संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। इस बीच बुधवार को कई विपक्षी दलों ने लोकसभा द्वारा बुलाई गई बीएसी की बैठक से वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी दलों पर मणिपुर पर चर्चा के लिए गंभीर न होने का आरोप लगाया गया। विपक्ष की अपना गुहार अनदेखी करने में सरकार इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में शामिल होना और ना होना बराबर है। इसलिए बहिष्कार करते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से हम लोग यहाँ आके
आप लोगों के सामने खड़ा हो चुके हैं। Many MPs from almost all the parties who are meeting me personally, they are very clearly telling that whatever our party has taken a stand, it is wrong and we want discussion. Many MPs are telling, but unfortunately for one or two leaders who do not want the country and country to progress and parliament to function, the people who do not want these two things, they are doing all these things. बहुत दुखद है। लोकसभा की उत्पादकता 15%, राज्यसभा की कार्य उत्पादकता केवल 30%। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आप सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8, 9 और 10 अगस्त को चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दिन 10 अगस्त को जवाब देंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सत्र में मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं। इस बीच दोनों सदनों में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते विधेयकों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पा रही है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक को पेश करने का कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध किया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध को खारिज करते हुए कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। लोकसभा में दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तमाम पत्रवालियां सदन के पटल पर रखी गईं। उसके बाद दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के बदले लाए गए बिल को सदन में पेश किया गया। इस बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। बिल पेश किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखे जाने पर कांग्रेस, टीएमसी, ओवैसी और आरएसपी ने इसका विरोध किया। ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। Bill initiate the legislation outside the legislative competence of the House. The Speaker may permit the full discussion. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. लोकसभा में बीजेडी की तरफ से सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है और पार्टी इस मामले में सरकार के साथ है। Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? सदन में बिल पेश करने के विरोध में विपक्षी दलों के तर्क को पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। दिल्ली के सांसदों ने भी बिल का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें स्पेसिफिक नियम जो है, स्पेसिफिक कानून जो है वो नहीं है। अगर स्पेसिफिक कानून सरकार लेकर आती है तो सरकार इसको ला सकती है, तो उसी को मान्यता देते हुए हम स्पेसिफिकली वो कानून लेकर आए हैं। इस बिल के संसद से पारित हो जाने से दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले के मामले में अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई थी। अब ये बिल संसद से पारित होने के बाद अध्यादेश का स्थान लेगा। लोकसभा में बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं है और अब बीजेडी के सरकार के समर्थन में आने के बाद राज्यसभा में सरकार की राह आसान हो गई है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को हासिल हुई बड़ी सफलता पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, ड्रग्स के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले 3 महीनों में डार्क नेट पर चल रहे 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ किया और जानलेवा LSD के 29,103 ब्लॉट्स के साथ 22 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत के विजन को प्राप्त करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत मिली बड़ी कामयाबी ड्रग्स ट्रैफिकर्स चाहे कितनी भी नई तकनीकों का इस्तेमाल करें,
वो कभी भी हमारी एजेंसियों के चंगुल से बचकर नहीं निकल सकते। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस जांच का लक्ष्य 19 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले से जुड़ी साजिश को बेनकाब करना है। छापों से डिजिटल डेटा जब्त किया गया, जिसमें उच्चायोग पर हमले में शामिल आरोपी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत शामिल हैं। एनआईए इस घटना के दोषियों की पहचान करने और भारत और विदेश में स्थित दोषियों, उनके सहयोगियों और उनके समर्थकों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वर्ष 2023-2024 के लिए रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख से अधिक आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने बताया कि सोमवार तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16% यानी पहले के 5 करोड़ 83 लाख से अधिक है। सोमवार को अंतिम दिन एक ही दिवस में 64 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों से 53 लाख से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए। सीबीडीटी ने कहा कि इनमें से 46% से अधिक आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर सुविधा का उपयोग करके दाखिल किए गए। मणिपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से सुझाव मांगा कि हिंसा संबंधी लगभग 6500 एफआईआर की जांच किसको सौंपी जाए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इतने मामलों की जांच सीबीआई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस को भी ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, इसलिए सरकार के सुझाव के बाद उचित आदेश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों। अदालत ने कहा कि वो कमेटी के काम का दायरा तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि दर्ज किए गए मामलों में से कौन से किस अपराध से संबंधित हैं और उनमें कानूनी प्रक्रिया किस चरण में पहुंची है। मंगलवार को सरकार ने अदालत को बताया कि मणिपुर में 6000 से ज्यादा एफआईआर में 250 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ साथ 12000 से ज्यादा लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। एफआईआर के वर्गीकरण के बारे में पूछे जाने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें जवाब के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए मणिपुर के पुलिस प्रमुख को भी तलब किया है। जुलाई 2023 के लिए सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपए रहा है। ऐसा 5वीं बार है जब सकल जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया है। जुलाई में प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने में प्राप्त जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। जुलाई 2023 के दौरान घरेलू लेनदेन से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 15% अधिक है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार जैसे मामलों के साथ ही तुष्टीकरण को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी कानून व्यवस्था और महिला अपराधों के मसले पर राज्य की गहलोत सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। मंगलवार को बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में महाघेराव का आयोजन किया। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय घेराव के बीजेपी के इस प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी की ओर से तमाम नेताओं ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, किसान कर्ज माफी और बेलगाम अपराध पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री को कथित लाल डायरी के बारे में लोगों को जवाब देना चाहिए। गहलोत सरकार भ्रष्ट भी है, गहलोत सरकार निकम्मी भी है। गहलोत आज यहाँ जंगल राज कायम है और बड़ी संख्या में देखे लाखों की संख्या में लोग आए हैं आंदोलन करने के लिए, जबकि गहलोत जी पूरी ताकत उन्होंने लगाया कि सभी जगह बसों को रोक दिया, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आए लोग। सभा में तमाम नेताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और गहलोत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की। बीजेपी ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनादेश देने का आह्वान किया। वर्तमान की सरकार जो अराजक है, वर्तमान की सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, वर्तमान की सरकार
जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को पल्लवित पोषित करती है। वर्तमान की सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार, जो महिलाओं का अपमान जो है उस पर मुखदर्शक बनी रहती है। ये सरकार जो दलितों की बेटियों पर होते हुए अपमान को सहन करती है। राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया कि इसको उखाड़ करके फेंकना है। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार ये चरम पर है और ये खाकी वर्दी के पीछे जो छुपे हुए हैं अपराधी, ये डंडे हमें मार रहे हैं। सांसदों को भी डंडे पड़े हैं, लेकिन हमें डंडों से डर नहीं लगता। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। हम कल को पुलिस वालों को पकड़ेंगे तो हम अपराधी बनते हैं। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। अपराधी पीछे छुपे हुए, पुलिस वालों के पीछे छुपे बैठे, उस वाटर कैनन के पीछे छुपे बैठे, वो है अपराधी। और अभी तो वो शुक्र मनाए कि साधारण जनता सड़क पे नहीं निकल रही, नहीं तो लोकतंत्र नहीं इनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकती है। हम लोकतंत्र से इनको बाहर निकालेंगे। सभा के बाद राज्य भर से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत सचिवालय की ओर मार्च किया। इस प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। स्टैच्यू सर्कल पर कई जगह बैरिकेड लगाए गए और यातायात मार्ग में परिवर्तन किया गया। सचिवालय की तरफ कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने स्टैच्यू सर्कल पर वाटर कैनन प्रयोग कर खदेड़ दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। जयपुर ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज। हरियाणा के नूंह जिले में दो समूहों के बीच झड़प व भड़की हिंसा के बाद फिलहाल हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश का संदेह भी जताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है। इस बीच गुरुग्राम में सोहना सब डिवीजन क्षेत्र को छोड़कर जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं बुधवार 2 अगस्त को सामान्य दिनों की तरह खुलेंगी। हरियाणा के नूंह में सोमवार को दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हालात को सामान्य करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम लगातार बैठकें करके प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश का संदेह भी जताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहाँ से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूंह में स्थिति को सामान्य किया है। नूंह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर बोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिले में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। अगर किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन दंगाइयों को पहचानने में या इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकती है, तो आप जरूर हमसे शेयर करें। साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करूंगी कि इस वक्त हो सकता है तरह तरह की अफवाहें उड़े, अफवाहों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इस बीच दोनों गुटों के बीच विश्वास मजबूत करने के लिए नूंह उपायुक्त कैंप कार्यालय में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्ष शामिल हुए। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। इस कमेटी से भी हमने आग्रह किया है कि वो यहाँ के एरिया के मौजूद लोग हैं तो शांति बनाए रखने में सहयोग करें, और जो भी एलिमेंट्स इस टाइप के अफवाह फैलाने वाले हैं उनको लोकल लोग पे समझाएं, नहीं तो उनको कानून के दायरे में लगे जेल करवाई जाएगी। इस बीच बीएचपी ने कल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। जो लोग बलिदान हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए ये दिया जाए, तो जो घायल हैं उनका सही ढंग से इलाज कराया जाए। घर के हर सदस्य को 20-20 लाख रुपया ये दिया जाए। संपूर्ण मेवात को चारों तरफ से सील कर दिया जाए, और जो भी लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार, बहुत लोग आइडेंटिफाई हो गए, उन सबको पकड़कर कठोरतम सजा दी जाए।
सोमवार को नूह में उपद्रवियों की भीड़ द्वारा एक यात्रा पर हमला करने के बाद दो गुटों के बीच टकराव हो गया था। उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की थी। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए फौरन कदम उठाए। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात अब कंट्रोल में है और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन इस घटना के पीछे साजिश की आशंका को देखते हुए उसकी जांच में जुटा हुआ है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने मंगलवार को प्रकाशन विभाग के स्टॉल का दौरा किया। उन्होंने योजना क्लासिक्स सीरीज के तहत आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज पुस्तक का विमोचन किया। अपूर्व चंद्र ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये किताब देश की धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। राजधानी के प्रगति मैदान में चल रहे दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का स्टॉल काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने मंगलवार को प्रकाशन विभाग के स्टॉल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने योजना क्लासिक सीरीज के तहत आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में 1957 के बाद से योजना में प्रकाशित विभिन्न आलेखों का संकलन है। हमारे देश की धरोहर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर हमारी देश की धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे सब भारतवासियों को हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश में जो विविध कला की जो प्रणाली है उस सब का पता लगना चाहिए। और उसके लिए मैं देखता हूं कि जैसे अभी 75 वर्ष में फिल्मों के बारे में भी इन्होंने निकाला है, बाकी अलग अलग प्रकार के जो हमारे आर्ट्स की शैली है उसके ऊपर भी पुस्तकें निकाली हैं और आगे भी ऐसा ही काम करते रहे, जिससे कि जो है केवल सिविल सर्विस नहीं बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज पुस्तक पाठकों को देश की कला, संस्कृति और विरासत से रूबरू कराती है। छात्रों, कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों और शिक्षाविदों के लिए ये पुस्तक विशेष तौर पर उपयोगी है। योजना हमारी जो मंथली जर्नल है वो 1957 से हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। तो आर्ट, कल्चर और हेरिटेज करके एक हम लोगों ने सीरीज निकाली है योजना क्लासिक्स। इसमें 1957 से हम लोगों ने आर्ट के लिए है और ये कलेक्टर्स कॉपी है और ये छात्रों को भी बहुत उपयोगी लगेगी। और जो इसको आर्ट, कल्चर, हेरिटेज को के विषय में जो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं छात्र हैं और हमारे जो भी युवा साथी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। दिल्ली पुस्तक मेले के प्रकाशन विभाग के स्टॉल में पुस्तकों और पत्रिकाओं का अनूठा संग्रह है। भारत 2023, रोजगार समाचार, योजना, कुरुक्षेत्र और बाल साहित्य के अलावा राष्ट्रपति भवन सीरीज, गांधीवादी साहित्य, बायोग्राफी और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर किताबें भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों का संकलन भी प्रकाशन विभाग के स्टॉल से हासिल कर सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के विभिन्न इलाकों से पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हुए हैं। पीएम मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में बताया कि उज्जैन पहुंचने वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब उज्जैन में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद में प्रतिदिन लगभग 60 से 70 हजार दर्शनार्थी आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या थी उज्जैन में, वो अब हल हो चुकी है। बहुत फर्क पड़ गया भाई साहब पहले और अभी में। पहले महाकाल कॉरिडोर बना हुआ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, अब कॉरिडोर बन गया है तो अब श्रद्धालु की संख्या बढ़ गई है, 2 पैसे की आवक ज्यादा हो गई हम लोगों की भी। पहले भी 300-400 रुपए कमाते थे, आज 700-800 रुपए कमा लेते हैं हम लोग यहाँ। जय श्री महाकाल। महाकाल लोक बना है जब से श्रद्धालुओं की आवक भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं ही रिक्शा चालक हूँ, पहले जो चलाता था उसमें 200-300 कमाना पड़ता है, कमाते थे, सिटी में चलाना पड़ती थी। अब श्रद्धालु बढ़ने से उज्जैन दर्शन भी घुमाते हैं, 1000-800 रुपए की कमाई आराम से हो जाती है हमें। स्पेशल ओकेशन जैसे कि नवरात्रि, शिवरात्रि हो गया, नागपंचमी हो गया, इन सारे त्योहारों के साथ में वो संख्या बढ़ करके लाखों में चली जाती है और निश्चित तौर पर इससे अर्थव्यवस्था को गति मिली है, छोटे व्यवसायियों को बहुत उन्नति करने का मौका मिला है। देश भर में लोगों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना
गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के कारण जो लोग अस्पतालों में महंगी फीस की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, उन लोगों के लिए ये योजना कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब तबके के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना देश सहित हिमाचल में भी कारगर साबित हो रही है। प्रदेश के जिला सोलन में भी कई परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। सोलन अस्पताल में भर्ती लाभार्थी रामलाल व पूनम का कहना है कि बीमारी के चलते वे अस्पताल में उपचाराधीन हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। स्कीम चलाई है, कार्ड के लिए बहुत बढ़िया है। आयुष्मान की कार्ड की बहुत बढ़िया इलाज फ्री में चल रहा है। 7 दिन से फीवर है, मैं बीमार थी तो सोलन में आई तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइफाइड है। तो आज मेरा तीसरा दिन है और आयुष्मान कार्ड की तहत से मेरा इलाज फ्री हो रहा है। ये बहुत अच्छी स्कीम है गरीबों के लिए, इसमें फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है। योजना के एक अन्य लाभार्थी कुणाल ने बताया कि अचानक दुर्घटना होने से उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई थी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब कार ने टक्कर मार दी ना, और हॉस्पिटल लेके आए मेरे को। हमने आयुष्मान कार्ड बनाया ना, तो उसी से हमारा हॉस्पिटल में फ्री इलाज चला हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला सोलन में 26,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें अब तक 3,537 लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बेनिफिट की बात करें इस करंट ईयर के तो 3,537 पेशेंट्स को इलाज किया गया और उनका जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ 22 लाख के करीब इसमें खर्चा है। निश्चित तौर पर किसी गंभीर बीमारी और आपात स्थिति में आयुष्मान भारत योजना उन गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण महंगे इलाज से महरूम रहते थे। डीडी न्यूज के लिए सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।